प्यारे बच्चों, हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम आपका होने वाला है और इसके लिए ऑफिशियल जारी किया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी बताऊंगा। 200 से 250 के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला चैप्टर है प्रेम घन की छाया स्मृति। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया? तो संस्मरणात्मक है यह। लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? भारत जीवन। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? फारसी। उपाध्याय जी मिर्जापुर का अर्थ बताते थे? लक्ष्मीपुर। लेखक के अनुसार आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? हिंदी साहित्य के प्रति। लेखक को कितने साल की उम्र में ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? 16 वर्ष। लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष। दूसरा है सुमेरियन के मन के। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में किसे बुलाया गया था? तो बुलाया गया था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। प्रतिभाशाली बालक के पिता कौन थे? तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। पिता को बालक से क्या उम्मीद थी? तो वृद्ध महाशय ने जब बालक की प्रतिभा से खुश होकर इनाम मांगने को कहा तो पिताजी को उम्मीद थी कि बालक इनाम में पुस्तक मांगेगा। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो लड्डू मांगा। बालक की प्रवृत्ति का गला घोटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बालक को किसी युवक के समान उत्तर देने पर। बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? तो क्योंकि लेखक को लगा अभी बालक का बचपन मरा नहीं है। निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का है? तो नुमाइश। याव जन्म का क्या अर्थ है? तो जीवन भर। घड़ी के पुर्जे, तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने धर्म उपदेशकों पर व्यंग किया है। लेखक ने घड़ी साजों के संदर्भ में क्या बात कही है? तो लेखक ने घड़ी साजों के संदर्भ में धर्म के रहस्यों को जानने, उस पर गौर करने तथा स्वयं को धोखे से बचाने की बात कही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है? धर्म। घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो सभी को धर्म का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग किया है? तो धर्म उपदेशकों पर। दृष्टांत का क्या अर्थ है? उदाहरण। ढेले चुन लो, तो ढेले चुन लो में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र लेखक ने किया है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जिक्र किया है। 3 ग्रीक सूत्रों का नाम बताए जिसमें ढेलों की लॉटरी का जिक्र है? तो अश्वलायन, गोभिल और भारद्वाज। ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? अंधविश्वास। ढेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता था? तो शमशान की मिट्टी। वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो 7 ढेले। युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में क्या माना जाता था? तो युवती से जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। बुझौल का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पहेली, कच्चा चिट्ठा। संग्रहालय के नए भवन का नक्शा किसने बनवाया था? तो संग्रहालय के नए भवन का नक्शा जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मिर्ता से बनवाया था। गांव वालों ने उपवास क्यों रखा? तो गांव से चतुर्मुख शिव की मूर्ति चोरी हो जाने के कारण गांव वालों ने इसे अपने धर्म पर आघात समझकर उपवास रखा। फ्रांसीसी व्यवसायी बोधिसत्व की मूर्ति को क्यों खरीदना चाहता था? तो फ्रांसीसी व्यवसायी बोधिसत्व की मूर्ति के बारे में विदेशी पत्रों में पढ़ चुका था, इसलिए वह उस महत्वपूर्ण एवं अत्यंत प्राचीन मूर्ति को खरीदकर अपने साथ अपने देश ले जाना चाहता था। लेखक ने बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाया? तो लेखक ने सिक्कों की झंझनाहट से बुढ़िया का ध्यान आकर्षित किया तथा उस लालची बुढ़िया को 2 रुपए देकर मूर्ति प्राप्त कर ली।
ब्रजमोहन व्यवसाय ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो प्रयाग संग्रहालय। प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रजमोहन व्यवसाय ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा? तो डॉक्टर सतीश चंद्र काला। मैं तो केवल निमित्त मात्र था पर अरुण के मित्र सूर्य था, किसका कथन है? तो ब्रजमोहन व्यास। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मैसूर। लेखक कौशाम्बी कब गया था? तो 1936 ईस्वी। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए लिए थे? 2 रुपए। कौशाम्बी से पसोवा की दूरी कितनी थी? 2.5 मील। कौशाम्बी लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? शिव जी। चतुर्मुख शिव की मूर्ति अंतर्ध्यान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया? लेखक पर। लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर तुड़वाया? मिठाई। बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? तो 8 फीट। कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्तियों में पुरानी है? बोधिसत्व की। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो श्री के.एन. दीक्षित। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपए एकत्र हो गए थे? तो 2 लाख। लेखक को संग्रहालय निर्माण के लिए भूखंड कहाँ मिला? कंपनी बाग। संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनवाया था? तो मास्टर साठे तथा मूता। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास के किस रचना का अंश है? तो मेरा कच्चा शिक्षा आत्मकथा। लेखक 1 रुपए में कितनी अठन्नी भुनाना चाहता था? 3 अठन्नी। संबंधिया चैप्टर से है। काबुली कायद का क्या अर्थ होता है? तो काबुली कायद का अर्थ होता है अत्याचार करके अपने पैसे वसूल करना। हरगोबिंद किस गांव का संबंधिया था? तो जलालगढ़। गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव आया था? तो 5 वर्ष पहले। हरगोबिंद जलालगढ़ पैदल क्यों गया? तो जलालगढ़ जाने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए हरगोबिंद पैदल ही चला गया। बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को खाने के लिए क्या दिया था? तो खाने के लिए दूध और चूड़ा दिया था। ऑब्जेक्टिव है संबंधिया पाठ के लेखक तो फणीश्वर नाथ रेणु। संबंधिया का नाम क्या था? हरगोबिंद। संबंधिया के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति संबंधिया हो सकता है? पेटू। हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका नाम था जलालगढ़। मोदियाई ने बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? तो अपना उधार वसूलने। भथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किसने कहा था? तो बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से। बड़ी बहुरिया ने संबंधिया से कैसे मर जाने की बात कही? तो गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूबकर। बड़ी बहुरिया के देवरानी किस समय गांव आते हैं? तो अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में। ये उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को राख खर्च के लिए कितने रुपए दे? 5 रुपया। हरगोबिंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? लक्ष्मी। हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया क्या कर रही थी? तो वो है सो सूपे से अनाज फटक रही थी। गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? कपड़ा। बड़ी बहुरिया की मां ने उसके लिए क्या भेजा? बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? थाना बिहपुर। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? 20 कोस। हरगोबिंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था? महावीर विक्रम बजरंगबली। गुल मोहम्मद आगा कहाँ पर दुकान लगाकर बैठा करता था? तो मोदियाइन के ओसारे में। हरगोबिंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक का सफर कैसे तय किया? पैदल। हरगोबिंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसे लगा? तो चिड़चिड़ा। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? 3। 5वां चैप्टर। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में। भीष्म साहनी अपने बड़े भाई बलराम साहनी के साथ सेवाग्राम में कब रहा था? तो 1947 के लगभग में। लेखक कितने दिनों तक सेवाग्राम में रहा? तो 3 सप्ताह। बीमार बच्चे गांधी जी को क्या बुला रहे थे? तो बीमार बच्चा गांधी जी को क्यों बुला रहा था? तो बीमार बच्चा गांधी जी को इसलिए बुला रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि गांधी जी उसे ठीक कर देंगे। बलराज साहनी जी क्या काम करते थे? तो
बलराज साहनी नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम करते थे। ऑब्जेक्टिव है, नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? तो बलराज साहनी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? 7 बजे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों को के आने का जिक्र किया? तो इनमें सभी में आ जाएगा आपका महादेव देसाई, पृथ्वी सिंह आजाद और जापानी भिक्षु। कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में हुआ? शेख अब्दुल्ला। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? 1915। निम्नलिखित में कौन सी रचना भीष्म साहनी द्वारा रचित है? भटकती राग, कबीरा खड़ा बाजार में और तमस, ये तीनों। भीष्म साहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तमस। लेखक और अराफत अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? तो साम्राज्यवादी शक्तियों की। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? तो यासेर अराफत। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? 1938 के आसपास। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों को आने का जिक्र नहीं है? नेपाली। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था? वात्सल्यपूर्ण व्यवहार। कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया? नेहरू जी का। लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज का जिक्र किया था? रावलपिंडी का। लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे? 21 दिन। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ? 1938। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला कितनी दूरी का था? 5 मील। रुग्ण का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होता है बीमार, अस्वस्थ, दोनों हो जाएगा। भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? रावलपिंडी। भीष्म साहनी किस विद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? पंजाब विश्वविद्यालय। छठा चैप्टर। इस लघु कथा में शेर किसका प्रतीक है? तो शेर जो है वो तानाशाही और भ्रामक व्यवस्था का सूत्रपात एवं प्रतीक है। लोमड़ी ने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो लोमड़ी ने उत्तर दिया, शेर के मुंह के अंदर रोजगार कार्यालय है, मैं वहां दरख्वास्त दूंगी, फिर मुझे वहां नौकरी मिलेगी। शेर का मुंह खुला देखकर लेखक की हालत कैसी हुई? तो जब लेखक जंगल में गए तब उन्होंने देखा कि शेर का मुंह खुला हुआ है और उसमें सभी जंगली जानवर एक एक करके शेर के मुंह में चले जा रहे थे। यह देखकर लेखक भयभीत होकर झाड़ी में छिप जाता है। झाड़ी के पीछे से लेखक ने क्या देखा? तो लेखक ने देखा कि जंगल के सभी छोटे जानवर कतार से आ रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। लेखक ने शेर के बारे में क्या सोचा था? तो लेखक ने सुना था कि शेर अहिंसा तथा अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। उल्लू ने लेखक के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो लेखक ने उल्लू से कहा कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? खरगोश। शेर लघु कथा के लेखक असगर वजाहत। गधे ने लेखक के बाद का क्या उत्तर दिया? तो हरी हरी घास का मैदान है। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? 1946। पहचान। राजा ने क्या आदेश दिया? तो राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि राज्य के सभी लोग अपनी आंख, कान और मुंह बंद रखें ताकि उनको शांति मिलती रहे। राजा ने फिर कौन सा नया आदेश निकलवाया? तो राजा ने फिर से नया आदेश निकाला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा ले, क्योंकि बोलना उत्पादन के लिए हमेशा बाधक होता है। राज्य की जनता अपना काम कैसे करने लगी? तो राज्य की जनता अपना काम आंखें बंद करके करने लगी। एक दिन रामू, खैराती और धिंदू ने क्या सोचा? तो एक दिन रामू, खैराती और छिदू ने सोचा, चलो आंख खोलकर अपने राज्य की स्थिति को देखें। निम्न में से कौन सी रचना असगर वजाहत की है? तो दिल्ली पहुंचना है। राजा आंखें बंद करने का आदेश किसे देता है? तो प्रजा को। राजा ने कौन सा नया आदेश निकाला? होंठ सिलवा ले। पहचान लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया है? असगर वजाहत। पहचान लघु कथा के अनुसार राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो बहरी, गूंगी और अंधी। 4 हाथ। मील मालिक के दिमाग में एक दिन क्या ख्याल आया? तो मील मालिक के दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि यदि मजदूरों के 4 हाथ होते तो दोगुना तेजी से मुनाफा कमाया जा सकता है।
लोहे के हाथ लगाए जाने पर मजदूरों की स्थिति क्या हो गई? तो मिल मालिक ने मजदूरों को अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूरों पर लोहे के हाथ लगवाए, जिससे मजदूरों की मृत्यु हो गई। मिल मालिक के दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं? तो मिल मालिक के दिमाग में अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए, सारे लोग मजदूर बनेंगे और उन सभी मजदूरों का मालिक मैं बनूंगा, तब मुझे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी। मिल में और चीजों की तरह मजदूर भी बनेंगे और उनके 4 हाथ होंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी। मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? तो 4 हाथों वाला। मजदूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने ऊंचे वेतन पर किसे नियुक्त किया था? तो वैज्ञानिक को। मजदूर क्यों मर गए? तो लोहे के हाथ लगवाने पर। 4 हाथ लघु कथा के लेखक कौन है? जो असगर वजाहत। असगर वजाहत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था राजस्थान में। अब है साझा। साझा कहानी का प्रतिकार क्या है? तो पूंजीपतियों की नजर उद्योगों पर एकाधिकार करने के बाद किसानों की जमीन पर होती है। यह साझा कहानी का प्रतिकार है। खेती की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी थी? तो खेती की रखवाली के लिए हाथी ने किसान से कहा कि उपजे हुए फल में उसका भी आधा हिस्सा होगा। किसान खेती न करने का निश्चय क्यों किया? तो साझे की खेती में उसका गुजारा नहीं हो पाता और अकेले खेती नहीं कर सकता, इसलिए किसान ने निश्चय किया कि खेती नहीं करेगा। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? गन्ने की। खेती का प्रत्येक बारीकी के बारे में किसे मालूम था? किसान को। फसल की सेवा कौन करता रहा? किसान। किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया? हाथी के साथ। किसान हाथी से पहले किसके किसके साथ साझे की खेती कर चुका था? तो शेर, चीता, मगरमच्छ के साथ। जहां कोई वापसी नहीं। तो विरोध के कौन से स्वरूप का इस्तेमाल अमझर गांव में किया गया? तो लेखक के अनुसार किसी बात का विरोध चुप रहकर करना और सत्य का आग्रह करना मुख्य सत्याग्रह कहलाता है। औद्योगिकरण के विरोध में अमझर गांव के लोगों ने यही सत्याग्रह अपनाया था। गांव वालों की जीवन शैली के विषय में गांव वाले ने क्या कहा? तो गांव के अंतर्गत पवित्र खुलापन था और इस पवित्र खुलेपन के अंतर्गत सभी संबंधों को पवित्र रखा जाता था। इसके तहत ही खुलकर बोला जाता था। लेखक ने अमझर गांव के लोगों की जीवन शैली को भी इसे खुलेपन के अंदर रखकर बताया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तकनीकी उपकरण तथा तकनीकी का प्रयोग करके प्रगति और विकास के लिए किए गए प्रयास को औद्योगिकरण कहते हैं। जहां कोई वापसी नहीं पाठ किस विधा में है? तो यात्रा वृत्तांत। जब कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है? तो विस्थापन की समस्या। लेखक निर्मला वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे? तो दिल्ली के लोकयान संस्था की तरफ से। भारत की सांस्कृतिक विरासत किस कारण जीवित है? तब मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते के कारण। लेखक निर्मला वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है? तो औद्योगिकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में ना रखना। लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया है? तो सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव की। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम बताए? निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से अमझर क्या है? तो गांव का नाम। अमझर का क्या अर्थ होता है? आमों का झरना। लेखक को पेड़ों के मूल सत्याग्रह का अनुभव कहां से हुआ? सिंगरौली से। 8वां, रामविलास शर्मा जी ने रामविलास शर्मा ने अपने निबंध में कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए क्या लिखा है? तो रामविलास शर्मा जी ने अपने निबंध में कवि की तुलना प्रजापति से करते हुए लिखा है, यथास्मय रोचते विश्वम। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लिए रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भाषा और समाज किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा। यूनानी विद्वान कला को जीवन की क्या मानते थे? तो नक्कल। कौन थके हुए व्यक्ति के लिए भी शांति ही नहीं उसे आगे बढ़ाने के लिए जागृत करता था? तो साहित्य थके हुए व्यक्ति के लिए भी शांति ही नहीं उसे आगे बढ़ाने के लिए जागृत भी करता था। यथास्मय रोचते विश्वम के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। यथास्मय रोचते विश्वम का अर्थ है विश्व सुंदर है जैसा संसार है। रामविलास शर्मा की प्रयोगवादी
कविताओं को उनके द्वारा संपादित किस सप्तक में स्थान मिला? 4 सप्तक। यथास्मै रोचते विश्वम कहाँ से संकलित है? विराम चिन्ह। यथास्मै रोचते विश्वम कौन सी विधा है? निबंध। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है? 3। किनके बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते हैं? यूनानी विद्वान। अपने चरित्र नायक के गुण गिना कर किसने नारद से पूछा ऐसा मनुष्य कौन है? वाल्मीकि। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। हेमलेट किसकी रचना है? शेक्सपियर। कवि की तुलना किससे की गई है? प्रजापति। समाज के दृष्टांत में नियामन के मानव विहग शुद्ध और रुद्र स्वर को वाणी कौन देता है? कवि। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात ना होती। ये पंक्ति किस पाठ से ली गई? यथास्मै रोचते विश्वम। किसका पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता? साहित्य। मानव संबंधों की दिवाली से ही हेमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ये पंक्तियां किस पाठ की है? यथास्मै रोचते विश्वम। दूसरा देवदास। हर की पौड़ी के पूरे वातावरण में किसकी दिव्य सुगंध फैल रही थी? तो अगरबत्ती और चंदन। आरती के समय किसकी बारी आती है? तो संकल्प और मंत्रोच्चारण। स्पेशल आरती कौन सी थी? तो 151 वाली स्पेशल आरती। 101 या 151। ब्यालू का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है रात्रि का भोजन। संक्षिप्त में लड़की का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दुबली पतली तथा भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखों वाली लड़की का नाम पारो था, जो गुलाबी साड़ी में बहुत आकर्षक लग रही थी। दूसरा देवदास किसकी रचना है? ममता कालिया। दूसरा देवदास किस विधा में लिखा गया है? कहानी। पाठ के नायक का नाम है देवदास। ममता कालिया का जन्म हुआ था 1940। ममता कालिया का जन्म स्थान है मथुरा। कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है? हर की पौड़ी। मनोकामना की गांठ कहाँ बांधी गई थी? मनसा देवी के मंदिर में। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गोताखोर को। बहुत इंपॉर्टेंट है गोताखोर। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गोताखोर को, मैं याद कर लीजिएगा। गोधूनी बेला का क्या अर्थ होता है? शाम का समय। नीलांजलि का क्या अर्थ होता है? आरती। युगल का अर्थ होता है जोड़ा। मन्नू कौन है? तो पारो का भतीजा। मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? ₹1.25 में। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंज रहा था? लता मंगेशकर का। पारो के साथ कौन था? भतीजा। आत्मनस्तु कामना सर्व प्रिय भवंती का भावार्थ बताए तो श्री याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। भाव यह है कि यहाँ सब निजी स्वार्थ के लिए दूसरे से जुड़े होते हैं। संस्कृत सर्वग्राही भाषा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो लेखक संस्कृत को सर्वव्यापी भाषा मानते हैं क्योंकि इस भाषा ने शब्दों के संग्रह में कोई निषेध नहीं माना। इस भाषा में बहुत सारे नस्लों के शब्द आकर इसी के होकर रह गए। कुटज को उसकी विशेषताओं के आधार पर कौन कौन से नाम दिए जा सकते हैं? लेखक के अनुसार कुटज को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित नाम दिए जा सकते हैं: वन प्रभा, गिरिकांता, गिरिगौरव, धरती धकेला, अकुतभ्य आदि इत्यादि। लेखक के अनुसार कब तक मनुष्य को पूर्ण सुख का आनंद नहीं प्राप्त होता? लेखक के अनुसार अपने में सब तथा सब में आप, इस तरह की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती उस समय तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं प्राप्त होता। कुटज हमें क्या सिखाता है? अपराजय जीवनी शक्ति का स्वामी कुटज नाम और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन का उपदेश सिखाता रहता है। कुटज पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किस विधा कोटि का निबंध है? ललित। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? हिमालय। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। यज्ञ को किसने श्राप दिया था? कुबेर।
यज्ञ नहीं, यक्ष। यक्ष को किसने श्राप दिया था? कुबेर। यक्ष निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करता था? रामगिरी। कालिदास किस भाषा का कवि है? संस्कृत। यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? मेघों द्वारा। किस मुनि को कुटज भी कहा जाता है? अगस्त्य। कुटज किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी का लेखक प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि। सुभागी किसकी पत्नी है? भैरव। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई है? भैरव। सूरदास की पोटली किसने चुराई है? भैरव। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा हो, यह कथन किसका है? नायक राम का। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? 500 रुपए से ऊपर। भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? जगधर ने। सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? पोटली के जल जाने का। खाली स्थान से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती तो आशा। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? भीख मांगकर। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना धन। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो खेल। तो हम 100 लाख कर बनाएंगे, इस कथन से सूरदास के किस चरित्र का पता चलता? हार ना मानने की। तुम खेल में रोते हो, यह बात किससे कही? तो घीसू ने मिठुआ से। सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह करना और एक कुआं बना, ये तीनों था। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। जगधर कैसा व्यक्ति था? लालची व्यक्ति। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो ईर्ष्या की आग के समान। आरोहण। आरोहण कहानी किसके द्वारा रचित है? संजीव। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? तो देवकुंड के बस स्टॉप पर। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था? 11 साल। रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? माही। झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया तो वह क्या जवाब देगा? फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह IAS ट्रेनी भी था। माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव था? तो माही किस गांव से पहले पढ़ना था? सरगी। लेखक ने महिब का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया है? तो उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरते एक छोटे बालक उम्र का बालक। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? तो ये किया गया है धारीदार खालोवाला। धारीदार खालोवाला। सांप की मारी अभागिन। लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? सूपी नदी। बिस्कोर की माटी। बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। बिस्कोर की माटी पाद खद कौन सी विधा है? आत्मकथा। इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं? तो अपने गांव का, गांव के प्रकृति परिवेश का और गांव के जीवन का, ये सभी हो जाएगा। कोइया क्या है? तो फूल है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कोइया फूल है। इस पाठ में किसकी ममता की बात कही गई है? भाई का। विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था? भाई के जन्म के कारण। विश्वनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है? व्योमकेश दरवेश। लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है? तो फोड़े फुंसी नहीं होते। बिस्कोर की माटी पाठ के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? सखुआ के पत्ते। कोइया का दूसरा नाम क्या है? कुमुद। चौथा चैप्टर अपना मालवा पाठ के लेखक में से कौन है? प्रभा जोशी। प्रभा जोशी का जन्म दिए गए विकल्पों में चयन करें। 1937। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? दिए गए उचित विकल्प तो इंदौर मध्य प्रदेश। प्रभा जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? तो राजेंद्र माथुर।
प्रभा जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम था जनसत्ता। अपना मालवा किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण। त्योहारों के समय मालवा के घर आंगन को किससे लीपा जाता था? गोबर से। मालवा में कौन जमा रहता था? मानसून। चौमासा किसे कहते हैं? तो बरसात के 4 महीने। लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी में देखा था? नर्मदा। पुराने समय में राजा विक्रमादित्य, भोज, बुंज आदि ने पानी का संरक्षण में के लिए क्या किया था? तो तालाब का निर्माण, कुआं का निर्माण और बावड़ियों का निर्माण कराया था। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली? शिप्रा। पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे? तो पानी प्रबंधन में। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल। लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है? तो मालवा की धरती के बारे में। आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा? तो उजाड़ की अपसभ्यता। मालवा की सदा नीरा नदियां बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती है? तो शहर के गंदे पानी को ले जाने का। रेनेसां से पहले भारतीय इंजीनियर किस कला में दक्ष थे? तो जल संरक्षण। जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रहता था? सामाजिक। तो बच्चों ये थे आपके 250 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं इसे आपके एग्जाम में बहुत आएगा, क्योंकि ये JCERT द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, कल आप लोग का लास्ट एग्जाम है। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।